नमस्कार दोस्तों, कन्क्वेस्ट ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का यह अगला वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौलिक अधिकार को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियोज़ के लिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, जिसे शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं। तो डीपीएसपी होता क्या है, क्यों बनाया गया है, क्या इसके काम में है, उस सब के बारे में देखेंगे और कौन कौन से अनुच्छेद जो है वो डीपीएसपी से संबंधित हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो है बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे, पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे कि क्या कुछ इसके बारे में बताया गया है। तो भाग 4 में यह संविधान के वर्णित है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका आशय उन सिद्धांतों से है जिन्हें राज्य अपनी नीतियों के निर्धारण में आधारभूत स्थान प्रदान करेगा। नीतियों के निर्धारण में, जैसे कि आपने देखा होगा मातृत्व योजना, ठीक है, वयोवृद्ध योजना, तो जो माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए ये सारी जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, ये सारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के साथ समाहित होते हैं। मतलब कि नीति निर्धारण में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसे लिया कहाँ से गया है, तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना जो है वो डीपीएसपी का उद्देश्य है। डीपीएसपी को क्या है, वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। जिस प्रकार मैंने मूल अधिकार में आपको बताया था कि मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत जो है रिट दायर कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में। लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अब हम लोग एक एक करके राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखेंगे कि किस डीपीएसपी में क्या लिखा गया है, और उसे थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है इसमें, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जो सवाल आपके परीक्षा में बार बार आए हैं, वहाँ मैं आपको इत्तला करता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहले जो है वो अनुच्छेद 36, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अब राज्य की परिभाषा क्या है, तो जो मौलिक अधिकार में मैंने आपको अनुच्छेद 12 में बताया था कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो सारी चीज़ें वो सेम यहाँ पर भी राज्य की परिभाषा में वही चीज़ें हैं। रिपीट नहीं करूँगा ताकि आपका समय बचे और वीडियो लंबा ना हो। आगे अनुच्छेद 37 में चलेंगे तो इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, मतलब अनुच्छेद 37 ये क्या बोलता है कि जो ये इस भाग में जो तत्व है उनको लागू होना है। लेकिन लागू कैसे होगा, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। जो मैंने आपको पहले बताया है वो चीज़ें अनुच्छेद 37 में लिखी हुई हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इस नीति निर्देशक तत्व को क्या है, हम कानून के तहत लागू नहीं करते हैं जिस प्रकार मौलिक अधिकार को करते हैं। आगे है अनुच्छेद 38, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी में कल्याणकारी राज्य की जो है अवधारणा दी गई है। तो बार बार यह सवाल पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करता है, तो अनुच्छेद 38 है। अनुच्छेद 38 में जो शब्द है वो है राज्य लोक कल्याण के सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। तो 36 और 37 को एक साथ पढ़िए, राज्य की परिभाषा, और 37 क्या है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा। वहीं अनुच्छेद 38 क्या बताता है आपको, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बारे में बताता है कि राज्य लोक कल्याण के सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। आइए अनुच्छेद 39 पे चलते हैं। तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, देखिए क्या है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, मतलब इसमें कहीं ना कहीं क्लॉज जुड़े होंगे। तो इसमें ए से लेकर के एफ तक क्लॉज है, देखेंगे कौन कौन से हैं। तो 39 के ए में दिया है सभी पुरुष एवं स्त्रियों, देखिएगा समानता का सिद्धांत यहाँ लागू हो रहा है, सभी पुरुष एवं स्त्रियों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। तो जो रेड से मैंने हाईलाइट कर रखा है उसे आप सिर्फ याद रखेंगे। 39 के ए में क्या है, जीविका के पर्याप्त साधन के बारे में बताया गया है। चलेंगे आगे जो है 39 का बी, इसमें क्या है, सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए भौतिक संसाधनों का वितरण हो। मतलब कि जो भी भौतिक संसाधन हैं
उसका वितरण जो होगा वो सामूहिक हितों को ध्यान में रख के होगा, मतलब सभी को, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे अगर भौतिक संसाधन में ले तो पानी है, तो भेदभाव नहीं किया जाएगा, सामूहिक हितों के साथ सारी चीज़ें सबको मिलेंगी। ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने बताया, बाकी और भी सारी चीज़ें राज्य उस पर जो है सामूहिक हित का ध्यान रखती है। आगे है 39 का सी, इसमें क्या है, धन एवं उत्पादन साधनों का संकेंद्रण ना हो। मतलब कि अगर कोई अमीर है उस ज़्यादा अमीर हो जाएगा क्योंकि वो धन का अगर संकेंद्रण कर लेता है, और गरीब है तो वो बहुत गरीब हो जाएगा। मतलब कि एक तरह से जो है समाज की विषमताओं को कम करना भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक कार्य है। आगे है 39 का डी, पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। बार बार पूछा जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन, तो अनुच्छेद 39 अगर ऑप्शन में है तो आप अनुच्छेद 39 मारी टिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर 39 में क्लॉज में पूछा जाए तो 39 के डी में है क्या, समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। आगे है अनुच्छेद 39 का ई, जिसमें क्या है, पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य का दुरुपयोग न हो, न ही उनका आर्थिक शोषण हो। मतलब कि पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य का भी दुरुपयोग नहीं किया जाए और उनसे किसी प्रकार का उनका आर्थिक शोषण भी ना हो, उसके बारे में बताया गया है। तो आप ई, जैसे ई से इकोनॉमी होता है तो आर्थिक शोषण से आप इसे जोड़ करके देख सकते हैं। आगे आएंगे अनुच्छेद 39 का एफ, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्प व्यय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करें। तो 39 के एफ को आप बालक और अल्प व्यय व्यक्तियों के शोषण से इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। चलिए इसके बाद जो धारा है, अनुच्छेद है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है अनुच्छेद 39 का ए, बहुत बार पूछा गया है। देखिएगा यहाँ 39 का ए जो है वो ब्रैकेट में नहीं है, ठीक है। 39 का कैपिटल ए है, मतलब एक अलग अनुच्छेद है। जैसे 51 का ए में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया, ठीक उसी प्रकार से है। तो 39 का ये क्या है, राज्य लोगों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। मतलब सभी को जो है विधिक सहायता मिलेगी, ये 39 ए अनुच्छेद बताता है, जिसके तहत नालसा का भी गठन किया गया है। आगे चलेंगे 40 अनुच्छेद बार बार पूछा जाता है। 40 में क्या है, ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करेगा। इसे गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व के तौर पर भी जाना जाता है और इसी के तहत जो है आप स्थानीय स्वशासन का जो गठन हुआ है वो इसी अनुच्छेद का परिणाम दिखता है। आगे अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो काम, शिक्षा और लोक सहायता के बारे में जो है अनुच्छेद 41 बताता है। आगे है इसका अगर बताएं तो काम, शिक्षा और लोक सहायता किस प्रकार से है, तो राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। इसी के तहत क्या है, बुढ़ापे में जो है वृद्धा पेंशन, ठीक है, निशक्तता के बाद डिसेबिलिटी में जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, उस प्रकार की जो नीति बनती है वो अनुच्छेद 41 का ही परिणाम है। आते अनुच्छेद 42, इसमें क्या है, राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध। थोड़ा सा मैं आपको फनी ट्रिक दूंगा, जैसे 42 आप क्या है, 42 मतलब प्रेग्नेंट को हिंदी में 42 कह सकते हैं, तो प्रसूति सहायता आप इसे याद रख सकते हैं। आते हैं 43 में, राज्य कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर आदि बढ़ाने का प्रयास करेगा। मतलब राज्य क्या है, जो काम करने वाले हैं उनकी मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर आदि बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसी के कारण मनरेगा में जो है समय समय पर क्या होता है, मजदूरी को बढ़ाती है सरकार, तो वो जो है इसी अनुच्छेद का रिलेवेंस लेकर के करती है। आगे चलेंगे अनुच्छेद 43 का ये, जिसे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, जो इंडस्ट्रीज़ बनती है उसमें कर्मकारों का भाग लेना क्या उनका रहेगा, इस प्रकार की चीज़ों के बारे में जो अनुच्छेद 43A बताता है। अनुच्छेद 44 बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अनुच्छेद 43B एक जोड़ा गया 97वां संशोधन द्वारा 2011 में,
जो कि सहकारी समितियों की अभिवृद्धि के बारे में बोलता है। तो सवाल देखिए घुमा के आपसे पूछा जा सकता है, मैंने मौलिक अधिकार में भी आपको पढ़ाया था कि अनुच्छेद 19 में जो है सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है, संघ और सहकारी समिति के बारे में। तो वहाँ पर भी सहकारी समिति जोड़ा गया, वो भी 97वां अमेंडमेंट ही था जो 2011 में हुआ। और यहाँ पर भी नीति निर्देशक तत्व में भी सहकारी समिति जोड़ा गया है, तो ये भी 97वां अमेंडमेंट 2011 द्वारा जोड़ा गया, अनुच्छेद 43B। तो आपसे डीप सवाल ऐसे पूछा जा सकता है थीम बेस पर कि 97 संशोधन जो है 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समितियों को संविधान के किन किन जगहों पर क्या है जोड़ा गया है। तो ऑप्शन में आपको मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और उसके बाद आपको ए बी दोनों ऐसे करके देगा। तो आप बहुत आसानी से आप इसे कर लीजिएगा, क्योंकि सहकारी समिति जो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता के बारे में बताता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही डिबेटेबल मुद्दा है। इस पर एक डीप वीडियो मैं बनाऊंगा ताकि वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता सकूं कि ये समान सिविल संहिता है क्या, ये संविधान बनने के समय लागू किया था और उस समय ये इस अनुच्छेद को लाया था, लेकिन अभी तक भारत में किसी प्रकार की समान सिविल संहिता लागू नहीं हो पाई है। उसके पीछे क्या राजनीतिक या फिर प्रशासनिक कारण है, वो सारी चीज़ों को हम डिटेल वीडियो में देखेंगे। बस यहाँ आप 44 में रखिए। देखिए 4 और 4 दोनों एक ही जैसा है, तो समान है 4-4, तो 4-4 से आप याद रखिए समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 जो है प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख, 6 वर्ष की से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान, जो कि 86 संशोधन 2002 द्वारा। तो जो ये अनुच्छेद 45 है, ये आप देख सकते हैं कि सवाल ये पूछेगा आपको कि बालकों के शिक्षा से संबंधित जो है प्रावधान संविधान में किस किस जगहों पर है। तो आप देखिएगा मौलिक अधिकार में भी अनुच्छेद 21 का क है, और यहाँ अनुच्छेद 45 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और मौलिक कर्तव्य में भी जो है 11वां कर्तव्य जो है उसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। वैसे अनुच्छेद 45 जो है ये प्रारंभ से ही है। यहाँ पर ये 86 अमेंडमेंट मैंने इसलिए दिया है कि यहाँ पर 86 अमेंडमेंट के द्वारा इसे आपको मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी समाहित किया गया था। चलिए आगे देखेंगे अनुच्छेद 46, जिसमें बताया है 46 को देखें तो आप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सभी प्रकार के शोषण से उसकी सुरक्षा करेगा। तो 46 को आप अनुसूचित जाति और जनजाति से जोड़ करके याद रखेंगे, उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी, तो बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो देखते हैं आगे के अनुच्छेद। आगे का अनुच्छेद 47 है, जिसमें क्या है राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास करेगा और मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों का निषेध करेगा। तो आप 47 से जो है क्या है लोक स्वास्थ्य, किसी के लोक स्वास्थ्य के सुधार करेंगे। अगर मादक द्रव्य और हानिकारक औषधि लेगा तो उसका स्वास्थ्य तो सुधार होगा नहीं। तो इस तरह से आप 47 में आप क्या है याद रख सकते हैं कि कोई अगर मादक द्रव्य और हानिकारक औषधि लेता है तो उसका लोक स्वास्थ्य का सुधार नहीं होगा। उसके सुधार के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका पोषाहार का स्तर या जीवन स्तर ऊंचा करना होगा। तो 47 हमने देखा। 48 पर आते हैं, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करने और दुधारू पशुओं का वध पर रोकने के लिए। तो जो अभी गौ हत्या पर जो कानून उत्तर प्रदेश ने पारित किया है, तो वो पूछा जाएगा कि किस नियम से बनाया, मतलब किस अनुच्छेद का वो कहते हैं निकला हुआ है, किस अनुच्छेद से एम्पावर किया है कि आप इस तरह के कानून बनाए। तो अनुच्छेद 48 ही है। इसमें कृषि और पशुपालन का आधुनिक ढंग याद रखिए, साथ ही साथ दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाइए। दुधारू पशुओं से मतलब क्या है, सिर्फ गाय से ही नहीं है, बाकी जो भी दुधारू पशु है जो दूध देते हैं उन सभी के वध के बारे में यहाँ पर है। आइए अनुच्छेद 48 का इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगा। तो पर्यावरण का संरक्षण जो कि क्या है इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है, तो इसलिए इसे यहाँ पर समाहित किया गया है। और इसी के तहत जो है वाइल्ड लाइफ जो है बहुत तरह के एक्ट बनाए गए, पर्यावरण से संबंधित जो भी चीज़ें की जाती हैं वो इसी से संबंधित हैं। आते हैं अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना है, जिसके तहत कि आप देखते हैं हृदय योजना
चालू की गई है। अनुच्छेद 50 पे हम चलेंगे। अनुच्छेद 50 आपका है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। जैसे कि आपको पता है कि भारत में विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य है, लेकिन न्यायपालिका एक अलग ही विंग बनता है। तो उसे कहाँ से है, राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने का कदम राज्य कदम उठाएगा। ये हम अनुच्छेद 50 में देखते हैं। अनुच्छेद 51 जो अंतिम है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए, मतलब कि अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई भी काम हो, कोई नीति हो, तो उसके लिए क्या निर्देश, वो अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के तहत उसे लिया जाता है। अब आइए देखते हैं कि कुछ जो संशोधन द्वारा डीपीएसपी जो जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 4 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। यूपीएससी ने 3 बार इस पर सवाल पूछा है। हो सकता है अब यूपीएससी की जगह पीसीएस में भी यह सवाल पूछे जाए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बनता है। अनुच्छेद 39 का एफ जो कि बालकों के जो है सुरक्षा से स्वास्थ्य से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 39 का ए जिसमें नालसा का गठन हुआ है, सभी के लिए समान न्याय की व्यवस्था करवाना है। निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 43 का ए कर्मकारों में उद्योगों में कर्मकारों का जो है क्या रोल है उसके बारे में बताया गया है। वहीं 48 का ए जो कि पर्यावरण से संबंधित है। तो ये चारों अनुच्छेद जो है संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। किसमें, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 38 का 2 जिसमें कि वेलफेयर स्टेट के बारे में जो बताया गया है, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 36 से 51 तक एक एक अनुच्छेद मैंने आपको बता दिए हैं, और यहाँ से डायरेक्टली आपके सवाल आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो आपने देखा है तो आप सारे सवाल हल कर लेंगे। आगे एक लास्ट पहलू बनता है कि हमने जो नीति निदेशक तत्व पढ़ा, मौलिक अधिकार पढ़ा, इन दोनों में अंतर क्या है। तो 4-5 अंतर है, मोटा मोटा उसे देखते हैं। सबसे पहला क्या है, नीति निदेशक तत्व को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकार को आर्टिकल 32 के तहत यह न्याय योग्य है। साथ ही साथ नीति निदेशक तत्व की प्रकृति क्या है, ये सकारात्मक है, मतलब कि सरकार को बताती है कि आप इस प्रकार का काम करिए। लेकिन वहीं मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है, नकारात्मक है। इसमें क्या है, केवल नैतिक शक्ति प्राप्त है नीति निदेशक तत्व में, जबकि मौलिक अधिकार में कानूनी शक्ति प्राप्त है। इसका उपयोग राज्य के लिए है। नीति निदेशक तत्व राज्य अपने लिए उपयोग करती है, जबकि मौलिक अधिकार नागरिक स्वयं के लिए करती है। और अंतिम जो है वो है, इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है नीति निदेशक तत्व का, जबकि मौलिक अधिकार का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इस प्रकार से राज्य के नीति निदेशक तत्व को फुल कवर कर दिया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के बीच शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।